तमाम सुबह का सूरज जब तलो हुआ तब उसने देखा कि ट्यूनिस पर खैरुद्दीन बारबरोसा का कब्जा हो चुका था और दोपहर तक यह खबर मोनकैट तक भी पहुंच चुकी थी। मोनकैट पहले ही खुले समंदर में हिस्पानिया के बहरी बेड़े की शिकस्त पर परेशान और फिक्रमंद था, और जब उसे उसके तलैयागरों ने यह इतला दी कि रात के वक्त खैरुद्दीन बारबरोसा ने ट्यूनिस पर शब खून मारा और ट्यूनिस के लश्कर को तहतीक करके ट्यूनिस पर कब्जा कर लिया है और ट्यूनिस के बादशाह हसन का भी कोई पता नहीं वो किधर चला गया है, तब इस खबर ने एक तरह से मोनकैट की कमर तोड़कर रख दी थी। जब बतरूश कैतानी सरदार का बिन आमर की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था, उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था। फजाओं के अंदर गहरी तारीकियां छा चुकी थी। लोग मगरब की नमाज अदा करने के बाद अपने अपने घरों को जा चुके थे। हवेली का दरवाज़ा खोलकर बसीत उसे अंदर ले गया था। जब वो दीवान खाने में गया तो उस वक्त दीवान खाने में काब बिन आमर, मगीरा बिन काब, मैसूना, मुआज बैठे आपस में किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। बतरूश जब कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ तब सब ने अपनी जगह से उठकर बेहतरीन अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। बतरूश अंदर दाखिल हुआ, काब बिन आमर के पैरों में बैठ गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर काब बिन आमर ने उसे मुखातिब किया, बतरूश मेरे अजीज, तुम्हारी आमद से पहले हम सब हसन करसू से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। दरअसल उसकी वजह से हम परेशान हैं। मेरी बेटी नाबिल की शादी हो गई है, वो अपने घर चली गई, लेकिन हसन करसू उसकी शादी में शिरकत करने के लिए नहीं आया। तुमने कहा था नई दुनिया की तरफ से हिस्पानिया का एक काफिला माल लेकर आने वाला है और ककाद और वो उस पर हमला आवर होने के लिए जब इधर आएंगे तो मुआद और उसके निकाह का एहतमाम कर दिया जाएगा, लेकिन तुम देखती हो वो नहीं आया। मेरे अजीज़, क्या तुम बताओगे इस वक्त वो कहाँ है? हम सब उसके मुतल्लिक परेशान हैं और सबसे ज़्यादा परेशान मुआज हैं, इसलिए कि हम उसे उसके साथ मंसूब कर चुके हैं और इस मौका पर उसका परेशान होना। इससे आगे का बिन आमर कुछ न कह सका, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए बतरूश बोल उठा था, मेरे मोहतरम, जो कुछ आपने कहा वो अपनी जगह दुरुस्त है। पहली बात तो ये है वो इस कदर मसरूफ़ था कि नाबिल की शादी में शिरकत न कर सका, बल्कि मैं कहता हूँ उसका शिरकत ना करना ही बेहतर है, इसलिए कि शलमी कबीले का सरदार साहब बिन हलवान मुसलमानों के लिए खतरे का बायस बनता जा रहा था और वो बड़े तकद्दो के साथ डान जान के लिए काम कर रहा था। जहाँ तक हसन करसू और ककाद का नई दुनिया से आने वाले काफिले पर हमला आवर होने का ताल्लुक है तो उसमें कुछ तब्दीली हो चुकी है। मैंने आपसे जिक्र किया था कि नई दुनिया से दो काफिलों ने 1 महीने का वक्फा डालकर आना था। एक काफिला हिस्पानिया वालों का, दूसरा अंग्लिस्तान वालों का था। अंग्लिस्तान के काफिले ने 1 महीना बाद कूच करना था, लेकिन अब जो फैसला हुआ इसके मुताबिक हिस्पानिया और इंग्लिस्तान के काफिले दोनों इकट्ठे नई दुनिया से मशरक का रुख करेंगे। ऐसा मुशाहिदा अपने तहफ़्फ़ुज़ के तहत कर रहे हैं। इसी बिना पर हसन करसू यहाँ नहीं आया। आप लोगों को फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। साहिल के माहीगीरों और मलाहों के ज़रिए मेरा हसन करसू के साथ बाकायदा राबता है। हसन करसू इस मुहिम के सिलसिले में जब ककाद के साथ मगरब का रुख करेगा, मैं आप लोगों को बुर वक्त इतला कर दूंगा, लिहाजा उसके साथ मुआज के निकाह का एहतमाम कर दिया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद बतरूश रुका, कुछ सोचा, फिर वो काब बिन आमर की तरफ देखते हुए कह रहा था, एक मौजू ख़त्म हुआ, अब मैं आपके लिए चंद अच्छी खबरें रखता हूँ। सब चौंकने के अंदाज में बतरूश की तरफ देखने लगे थे। फिर मुआज ने बड़ी बेचैनी से बतरूश को मुखातिब किया, भाई, अगर आपके पास अच्छी खबरें हैं तो आप सुनाने में ताख़ीर से काम क्यों ले रहे हैं? इस पर बतरूश ने हल्का सा कहका लगाया। फिर वो कहने लगा, पहली और बेहतरीन खबर यह है कि खैरुद्दीन बारबरोसा और उसके साथियों ने हिस्पानिया के बहरी बेड़े को बदतरीन शिकस्त दी है। हिस्पानिया के बहरी बेड़े की कमानदारी अंदरिया दोरिया कर रहा था। समंदर के अंदर कजाकी करने वालों का सरदार होकल भी उसके साथ था। खुले समंदर के अंदर ये खौफनाक टकराव था, जिसके नतीजे में खैरुद्दीन बारबरोसा फतेहमंद रहा और अंदरिया दोरिया और होकल दोनों शिकस्त उठाकर भाग गए। उनके जहाज़ों और कश्तियों पर भी खैरुद्दीन बारबरोसा ने कब्जा कर लिया है। दूसरी अच्छी खबर यह है कि जिस रोज़ खुले समंदर में खैरुद्दीन बारबरोसा ने अंदरिया दोरिया और होकल को शिकस्त दी, शिकस्त देने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसा अपने मस्कन नहीं गया, समंदर के अंदर सरगर्दा रहा और फिर आधी रात के करीब तूफ़ानी अंदाज में साहिल की तरफ गया। ट्यूनिस के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ और ट्यूनिस पर उसने ऐसा हौलनाक शब खून मारा जिस किसी ने भी ज़हमत की उसने उसे मौत के घाट उतार दिया।
ट्यूनिस का हुक्मरान हसन, जो माजी में हमेशा खैरुद्दीन के मुकाबले में हिस्पानियों का साथ दे रहा था, वो कहीं नपोश हो चुका है और ट्यूनिस के सारे इलाकों पर खैरुद्दीन बारबरोसा ने कब्जा कर लिया है। ये दोनों खबरें सुनकर काब बिन आमर, मगीरा बिन काब, मैसूना, मुआज और बसीत की खुशी की कोई इंतहा ना थी। इस मौका पर उछलने के अंदाज में मुआज अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और भागती हुई दीवान खाने से बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद वो लौटी। उसके हाथ में चांदी का एक तश्त था। उसके अंदर उसने ताज़ा पनीर काट कर सजाया हुआ था। सबसे पहले मुआज वो तश्त अपने माँ बाप और भाई के सामने रख गई। उन्होंने कुछ टुकड़े उठा लिए। फिर वो तश्त मुआज ने मुस्कुराते हुए बतरूज के सामने रखा। फिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए मुआज कहने लगी, बतरूज मेरे भाई, आपने हमें ऐसी खबरें सुनाई हैं जिन्हें सुनने के लिए एक अरसे से दिल चाहता था। अब इस तश्त में जिस कदर ताज़ा पनीर है, ये सब आपने खाना है। ये मुआज इससे आगे कुछ न कह सकी। बतरूज ने मुस्कुराते हुए पनीर का एक टुकड़ा उठाया। फिर मुआज की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बहन, यूं नहीं चलेगा। देख, मैं अकेला खाता वो अच्छा नहीं लगता। मेरी बहन, तू भी खा। मेरी बहन भी खाए तो मेरी खुशी दो चंद हो जाएगी। इस पर हाथ आगे बढ़ाते हुए मुआज ने भी एक टुकड़ा उठा लिया। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। इसके बाद बतरूज फिर बोल उठा, एक और भी खुशखबरी है, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है और हो सकता है आप लोगों ने सुन ली होगी। मुआज की आंखों में चमक पैदा हुई। कहने लगी, वो कौन सी खुशखबरी है भाई, आप कहें तो। इस पर बतरूज कहने लगा, खबर यह है कि मुहाकस के मैदानों में सुल्तान सुलेमान ने यूरोप के लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी है। इस जंग की इब्तदा करने वाला हंगरी का बादशाह लोई था, जो हिस्पानिया के बादशाह चार्लस का बहनोई है। जहाँ चार्लस की बहन लोई की बीवी थी। लोई की बहन की शादी चार्लस के छोटे भाई और ऑस्ट्रिया के हुक्मरान फ्रोलंदा से हुई थी। इस जंग में लोई मारा जा चुका है। सुल्तान ने यूरोप के मुतहिदा लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी। जिन लोगों ने हमें खबर दी वो कहते थे कि सुल्तान के हाथ इस कदर माले गनीमत लगा है जिसका शुमार नहीं है। बतरूज जब खामोश हुआ तब मुआज ने उसे मुखातिब किया, बतरूज मेरे भाई, आपने जो खबरें दी हैं वो हमारे लिए खुशी का बाइस है। मेरा दिल कहता है कि मुसलमानों की कामयाबी का कोई ना कोई रद्द अमल लाजमी होगा, इसलिए कि चार्लस। मुआज अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि बतरूज बोल पड़ा था, मेरी बहन, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है। जहाँ तक हिस्पानिया वालों की खुले समंदर के अंदर शिकस्त का ताल्लुक है, तो मेरा दिल कहता है कि चार्लस बजाते खुद एक बहुत बड़े बहरी बेड़े के साथ खैरुद्दीन बारबरोसा के मुकाबले में निकलेगा, इसलिए कि वो किसी भी सूरत पसंद नहीं करेगा कि खैरुद्दीन बारबरोसा का अफ्रीका के वसी इलाकों पर कब्जा हो जाए। उसके इस तरह कब्जा होने से जहाँ ससली को खतरा लाख होगा, वहाँ हिस्पानिया का साहिल भी महफूज नहीं रहेगा। इन दिनों चूँकि हिस्पानिया के अलावा जर्मनी, इटली, ससली, बेल्जियम वगैरह सब का शहनशाह चार्लस ही है, लिहाजा चार्लस अपने इलाकों को महफूज करने के अलावा अंद्रिया, दोरिया और होकल की शिकस्त का इंतकाम लेने के लिए निकलेगा। उधर जो सुल्तान सुलेमान ने मुहाकस के मैदानों में यूरोप की मुतहिदा कुव्वतों को शिकस्त दी, मेरा दिल कहता है वहाँ भी एक रद्द अमल उठेगा। जहाँ हिस्पानिया का बादशाह चार्लस का ताल्लुक है, तो वो एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा तैयार करके समंदर में उतरेगा। इसलिए इस किस्म का बहरी बेड़ा वो पहले तैयार कर चुका है, इसलिए ऐसा बहरी बेड़ा तैयार करना उसके लिए मुश्किल नहीं। वो इस वक्त 7 मुल्कों का शहनशाह है और 7 मुल्कों के बहरी बेड़े को इकट्ठा करके वो खैरुद्दीन बारबरोसा के खिलाफ हरकत में आ सकता है। दूसरा रद्द अमल जो यूरोप में नमदार हो सकता है वो ये कि हिस्पानिया के शहनशाह चार्लस अपने भाई फ्रोलंदा को, जो ऑस्ट्रिया का हुक्मरान है, रसद और कुमुक फराहम करेगा और उसे ये तरगीब देगा कि वो आगे बढ़कर हंगरी पर कब्जा कर ले, इसलिए कि हंगरी का बादशाह उनका बहनोई था। मेरा अंदाज़ा है कि फ्रोलंदा ऐसा करेगा, इसलिए कि मुहाकस में दुश्मन को शिकस्त देने और माले गनीमत समेटने के बाद सुल्तान कुस्तुनतुनिया वापस जा चुका है। अब देखें कैसे कैसे रद्द अमल सामने आते हैं। बतरूज जब खामोश हुआ तब काब बिन आमर बोल उठा, बतरूज मेरे अजीज़, हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार और ममनून हैं कि तुमने हमें इतनी अच्छी खबरें सुनाई, पर एक मसले पर तुमने गुफ्तगू की ही नहीं। अलबशरा से गुजर कर काफ़ी बेबसी और मजबूर मुसलमान जुनूब में माहीगीरों की बस्ती का रुख कर चुकी हैं, लिहाजा उन्हें अफ्रीका ले जाने का एहतमाम करना चाहिए। इन दिनों चूँकि डान जान मुसलमानों के खिलाफ एक जहरीला नाग बन कर बैठा हुआ है, और फिर जैसा कि तुम जानते हो शलमी कबीले का सालब बिन हलवान उसके लिए जासूसी और उसके लिए एक दस्ते रास्त का काम दे रहा है, तो इन हालात में हिजरत करने वाले बेबस लोगों को ज़्यादा देर तक माहीगीरों की बस्ती में नहीं रखा जा सकता।
कअब बिन आमिर जब खामोश हुआ तब बतरूश कहने लगा, मुझे इस बात का एहसास है आपको इस सिलसिले में परेशान और फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। जिन माहीगीरों के ज़रिए मेरा खैरुद्दीन बारबरोसा से रब्ता है, उनके ज़रिए मैंने खैरुद्दीन को आगाह कर दिया है। अब देखें वो कब जहाज़ों को भेजता है जो मुसलमानों को अफ्रीका की तरफ ले जाएंगे। इसके साथ ही बतरूश अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं जो कुछ कहना चाहता था कह चुका, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाता हूँ। कअब बिन आमिर और मुगीरा बिन कअब भी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए। दोनों बतरूश को अपनी हवेली के दरवाजे तक छोड़ने गए और बतरूश उन दोनों को अलविदा कहता हुआ अपनी खानकाह की तरफ जा रहा था। सुल्तान सुलेमान अपने कसर के एक कमरे में अपने अमायदीन, अपने वजीर इब्राहिम और दूसरे सलारों और मशीरों के साथ बैठा हुआ था और मुख्तलिफ समतों से आने वाले अपने मुखबरों से काम की खबरें सुन रहा था। गो सुल्तान सुलेमान की अभी तक कोई ख्वाहिश नहीं थी कि वो यूरोप पर ज़रब लगाए, लेकिन मुखबरों ने उसे बताया कि यूरोप वाले हर वक्त उसके हमले की तवक्को रखते हैं और अहले यूरोप उस पर कड़ी निगाह रखते हुए उसे वो यूरोप के लिए मशरक़ का एक खतरनाक और ताकतवर सरबराह समझते हैं। यूरोप वालों का ये नज़रिया दुरुस्त भी था, आखिर वो खुलफा का जानशीन था। उन तुर्कों ने अब उन अरबों की जगह संभाल ली थी जिन्होंने सलीबी जंगों के बहादुरों से यरूशलेम छीना था, और अब तो खुद प्रोटेस्टेंट मजहब का पोप लोकल यूरोप के शहर शहर घूम फिर कर यह कहता फिर रहा था कि तुर्क खुदावंद कदूस की तरफ से अहले यूरोप के लिए अजाब हैं। इसके अलावा जो भी सियाह या सफ़ीर सुल्तान सुलेमान की बारगाह में एक बार हाजिर होते, वापस जाकर अपने मुल्कों में यही दोहराते। जिस ज़मीन पर तुर्कों के सुल्तान के घोड़े की टाप पड़ गई वो हमेशा के लिए उसकी हो गई। मजहबी तासुब की वजह से यूरोप के दरबारों और दानिशगाहों में इस तुर्क आज़म का तस्वुर ये था वो एक फातिह है जो उन पर पै दर पै हमले किया जा रहा है। हंगरी, बुल्गारियों, बोस्निया वालों के अलावा अभी तक किसी और को तुर्कों से पाला नहीं पड़ा था, लिहाजा तुर्कों के असल हालात से उन्हें आगाही नहीं थी। हाँ, वो इतना ज़रूर जानते थे कि अंदलुस के इस्लामी स्पेन का वो मुरक्का मुतमद्दन जिसने गरनाता का उसने तख्लीक किया था, अब मिलियामेट किया जा रहा है। अरबों को अंदलुस से निकाल कर अफ्रीका की तरफ हिजरत कर जाने पर मजबूर किया जा रहा है, और ये के बाद अरबों ने सुल्तान सुलेमान के हाँ भी पनाह ले ली है। सुल्तान सुलेमान एक ऐसे तुर्की तमद्दुन का ज़रूर ख्वाहिशमंद था जो सबसे अलग थलग हो, मगर जिसे एशिया और यूरोप दोनों इज्जत की निगाह से देखें। उसका शहर कुस्तुनतुनिया दो समंदरों और दो बरयाज़मों के दरमियान था। वह चाहता था इसमें ऐसे लोग बसाए जाएं जो दूसरे मुल्कों से निकाले गए हों, जिन्हें एशिया और यूरोप की और कौमों से कोई वास्ता ना हो। जो सोचें सुल्तान सुलेमान की थीं, उन्हीं सोचों के तहत सिकंदर आज़म ने अरूसुल बलाद सिकंदरिया को आबाद किया था। सुल्तान सुलेमान ज़्यादा जाहो जलाल और बनावट का कायल नहीं था, उसे अमली बातों से दिलचस्पी थी जिनकी तकमील का कोई अमकान हो। उसके नज़दीक घर की हैसियत महज ये थी कि वो एक ख़ानदान को सर्दी और बारिश से महफूज रख सकता हो। उसने मामारों को हुक्म दिया कि शहर की फसीलों को ढाकर पानी की नहरें बनाई जाएं जिनसे लोग मुस्तफ़ीद हों। वो एक नए तुर्की तर्ज तामीर का भी जोया था। इससे पहले सारी मस्जिदें ओहद कदीम की बनाई हुई जामिया सोफिया की नकल होती थी, लेकिन वो चाहता था उनका अपना कोई तर्ज तामीर हो। साथ ही वो ये भी कहा करता था कि अदब हरूफ फारसी ही में क्यों लिखा जाए। अपनी फतवात और शान शौकत के बायस अहले यूरोप सुल्तान सुलेमान को तुर्क आज़म कहते थे। उसकी खिदमत में हाजिर होने वाले सफ़ीर जब उसके ताज की तरक्कीस लोटों में जवाहरात की खीरा कुन जगमगाहट देखते और सुल्तान के वजीर इब्राहिम की ज़ुबानी साथ बुर्जों के खजाने का फ़खरिया बयान सुनते तो उनकी अकल दंग रह जाती थी। जहाँ तक सल्तनत के नज़्म व नस्क का ताल्लुक था, जो सुल्तान सुलेमान का हुक्म था कि हर शख्स पर लाजिम है कि वो कूचा बाजार में हंगामा ना होने दे। रात को हादसों की रोकथाम के लिए हुक्म था कि अंधेरा होने के बाद कोई सड़कों पर ना निकले। सिर्फ रमज़ान के महीने में उसकी इजाज़त हुआ करती थी।